अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, उसमें भी सबसे पहले बात की गई है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की। और देखते हैं क्या क्या है इसमें। पहले बात की गई है प्रधानमंत्री की जापान यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री, अभी उस टाइम कौन थे, फूमियो किशिदा, ठीक है, फूमियो किशिदा के आमंत्रण पर किस शहर का दौरा किया, तो मोदी जी गए थे टोक्यो। कब गए थे? 23 से 24 मई 2022 में। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया? चार देशों के प्रमुखों की शिखर बैठक, क्वाड्स लीडर समिट, ठीक है, हमें इतना याद करना है। क्वाड्स लीडर समिट के लिए गए थे मोदी जी। कहाँ? टोक्यो जापान में। इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? टोक्यो जापान में किया गया था। इस बैठक में शामिल कौन कौन था? भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जापान से प्रधानमंत्री इनके फूमियो किशिदा थे, अमेरिका से राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडन थे, और ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री अब कौन बन गए? प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज, ठीक है, एंथनी एल्बनीज। चारों देशों क्वाड के प्रमुखों की यह कौन सी व्यक्तिगत इन पर्सन बैठक थी? तो यह दूसरी बैठक थी। क्वाड की अब तक की कितनी बैठकें आयोजित की जा चुकी है? तो चार। कब कब? 1 मार्च 2021 में। ये कहा आभासी, मतलब आभासी तरीके से हुई थी। सितंबर 2021 में व्यक्तिगत हुई थी। मार्च 2022 में ये भी आभासी हुई थी वर्चुअल माध्यम से। और मई 2022 में ये व्यक्तिगत माध्यम से हो रही है। कहाँ? जापान में। नेक्स्ट है, हुई, हो चुकी है, अब बताना नहीं है। हरित शिपिंग, हरित हाइड्रोजन समेत स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु व आपदा सहनी अवसंरचना की दिशा में प्रयासों को मजबूत करने हेतु किस पैकेज की घोषणा की गई थी? तो क्वाड जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा समन पैकेज, क्वाड क्लाइमेट चेंज अडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन पैकेज, क्यू चैम्प, ये इसमें अडॉप्ट किया गया है। किस क्षेत्र में आपदाओं के खिलाफ समय पर जवाबी प्रतिक्रिया को सक्षम करने हेतु HADR पर एक क्वाड पार्टनरशिप की घोषणा की गई? तो यह इंडो पैसिफिक में करी गई है। HADR का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। नेक्स्ट है, मानवीय एवं प्राकृतिक आपदाओं और अवैध मछली पकड़ने से निपटने से जुड़ी क्षमता को बढ़ाने हेतु किस पहल की शुरुआत करी गई है? इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, IPMDA। हिंद प्रशांत क्षेत्र में लचीलापन, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के साथ भागीदार देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से किसकी स्थापना हुई है? IPEF की। IPEF का फुल फॉर्म क्या है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। IPEF में कुल कितने देश शामिल हुए? 13। क्वाड के सभी देश, मतलब भारत भी इसमें शामिल हो चुका है। स्टेम, स्टेम के क्षेत्र में सहयोगी देशों को एक साथ लाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत करी गई है? क्वाड फेलोशिप प्रोग्राम। स्टेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इसी को स्टेम बोलते हैं। यह छात्रवृत्ति अमेरिकी विश्वविद्यालय में क्वाड देशों के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होगी। स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट डॉक्टरेट PhD करने वालों के लिए और PG करने वालों के लिए दिया जाएगा। यह छात्रवृत्ति प्रत्येक वर्ष कितने विद्यार्थियों को दिया जाएगा? जिसमें से 100 लोगों को दिया जाएगा। चार देश है ना, तो चारों देशों के 25-25 कैंडिडेट्स को। अगले सम्मेलन का आयोजन कहाँ होना है? वर्ष 2023 में। कहाँ हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। सम्मेलन के दौरान भारत अमेरिका के मध्य द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। दोनों पक्षों ने ICT पर पहल की शुरुआत करी। ICT का पूर्ण रूप क्या है? ICET मतलब इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट है, दोनों देशों ने संयुक्त जैव चिकित्सा अनुसंधान को जारी रखने हेतु किस कार्यक्रम की अवधि को बढ़ा दिया गया है? वैप को। वैप मतलब वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम। वैप की अवधि को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? वर्ष 2027 तक के लिए बढ़ाया गया है। दोनों सरकारों ने निवेश से संबंधित किस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? IIA, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट। यह समझौता इसी तरह के हस्ताक्षरित IIA का स्थान लेता है जिस पर हस्ताक्षर किया गया था कब? 1997 में। अब प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा, प्रधानमंत्री जी नेपाल भी गए बुद्ध जयंती पर, ठीक है। बुद्ध जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर वहां की आधिकारिक यात्रा करी? तो 16 मई 2022 को मोदी जी गए नेपाल।
इस बार महात्मा बुद्ध की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 2566वीं जयंती थी ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के किस प्रांत की यात्रा करी? तो ये लुम्बिनी गए थे। यह प्रधानमंत्री मोदी की नेपाल की 5वीं और लुम्बिनी की पहली यात्रा है। बुद्ध जयंती का कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया था? लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट के द्वारा किया गया था आयोजन। दोनों प्रधानमंत्रियों ने किस केंद्र के निर्माण का शिलान्यास किया? भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र लुम्बिनी। इस केंद्र का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ IBC न्यू दिल्ली के द्वारा किया है। इस केंद्र का शिलान्यास किन 3 प्रमुख बौद्ध परंपराओं के भिक्षुओं के द्वारा किया गया था? थारवेदा, महायाना, वज्रयाना। प्रधानमंत्री की लुम्बिनी नेपाल यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित और आदान प्रदान किए गए समझौता ज्ञापन समझौतों की सूची निम्नलिखित है। क्या क्या हुआ? फिर है बौद्ध अध्ययन हेतु डॉक्टर अंबेडकर पीठ की स्थापना पर भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ICCR और लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय के मध्य एक समझौता हुआ। ठीक है, ICCR और CNAS त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मध्य भारतीय अध्ययन की ICCR चेयर की स्थापना पर MOU साइन किया गया है। ICCR और काठमांडू विश्वविद्यालय KU के मध्य भारतीय अध्ययन की ICCR चेयर की स्थापना पर MOU हुआ है। KU नेपाल और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास भारत के बीच सहयोग के लिए एक MOU हुआ है। KU नेपाल और IITM, ठीक है, IIT मद्रास के जो कि भारत के है मध्य समझौता पत्र LOA मास्टर स्तर पर संयुक्त डिग्री कार्यक्रम हेतु हुई है। नेक्स्ट है अरुण 4 परियोजना। अब ये इंपॉर्टेंट, अरुण 4 परियोजना किसके किसके बीच में है? भारत और नेपाल के बीच में। ठीक है, अरुण 4 परियोजना के विकास और कार्यान्वयन हेतु सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड और नेपाल विद्युत प्राधिकरण NEA के मध्य एक समझौता हुआ है। नेक्स्ट है 2 से 4 मई 2022 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहा कि त्रिदिवसीय यात्रा संपन्न हुई है? तो यूरोप की त्रिदिवसीय यूरोप यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने किन 3 देशों का दौरा किया? तो जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस गए हैं। बर्लिन जर्मनी में किस परामर्श के 6ठे संस्करण का आयोजन किया गया? भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श का। भारतीय प्रधानमंत्री एवं जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज के मध्य किस साझेदारी की स्थापना के संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए? हरित एवं सतत विकास साझेदारी। 1 जनवरी 2022 को किस देश ने G7 की अध्यक्षता ग्रहण करी है? तो ये जर्मनी है। वर्ष 2022 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर प्रस्तावित है? तो ये सॉल्ज एल मायू बेवेरियन आल्प्स जर्मनी में होगा G7। 3 से 4 मई 2022 के मध्य प्रधानमंत्री मोदी पहली बार किस देश में गए? तो डेनमार्क में गए। यात्रा के दौरान किस पहल को लॉन्च किया गया? इंडिया ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया। 4 मई 2022 को भारतीय प्रधानमंत्री ने किस शिखर सम्मेलन में प्रतिभाग किया? तो भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में प्रतिभाग किया। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का यह कौन सा संस्करण था? तो यह द्वितीय संस्करण था। प्रथम भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो यह वर्ष 2018 में स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित हुआ। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन है? भारत है। 17 से 24 अप्रैल 2022 के मध्य किस देश के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे? तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद कुमार जगन्नाथ हैं। प्रथम वैश्विक आयुष निवेश एवं नवोन्मेष शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये गांधीनगर गुजरात में हुआ। UPPCS 2022 का ये क्वेश्चन, ठीक है, UPPCS 2022 का ये क्वेश्चन है। यूके के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन है। यूके के प्रधानमंत्री ने अपनी भारत यात्रा कहाँ से प्रारंभ करी? तो गुजरात से। 34 वर्ष के अंतराल के बाद वर्ष 2022 में किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष ने किस देश की यात्रा करी? तो नीदरलैंड की करी। वर्ष 2022 में भारत और नीदरलैंड के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ है? 75वीं। भारत एवं किस देश के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? मार्च 2022 में जापान के साथ इन्होंने अपना वार्षिक शिखर सम्मेलन करा।
भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का यह कौन सा संस्करण था? यह 14वां संस्करण था। 19 मार्च 2022 को भारत जापान के मध्य किस भागीदारी की घोषणा करी गई? तो स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी सीईपी की एक घोषणा करी गई। नेक्स्ट है 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद 2022 किन देशों के मध्य आयोजित हुआ? तो 11 अप्रैल 2022 को भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच में 2+2 हुआ। यह भारत यूएसए 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का कौन सा संस्करण था? चौथा संस्करण था। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? राजनाथ सिंह। और विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर, इन्होंने किया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? वॉशिंगटन डीसी में गए थे, सबने देखा है। भारत ने किसके साथ मिलकर डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी है? आसियान के साथ मिलकर। आसियान का पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। सऊदी अरब ने 30 वर्ष के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल किए हैं? थाईलैंड के साथ। भारत और किस देश ने अपने 30 वर्ष के राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए स्मारक और लोगो लॉन्च किया? इजराइल के साथ। लोगों में क्या है? अशोक चक्र और डेविड का सितारा, स्टार ऑफ डेविड है इसमें। किस देश के एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है? तो ये मॉरिशस का एक रेलवे स्टेशन, इसका नाम महात्मा गांधी जी के नाम पे होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की राजकीय यात्रा संपन्न करी? तो राष्ट्रपति गए थे हमारे बांग्लादेश। उद्देश्य क्या था? बांग्लादेश की 50वें विजय दिवस के समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में इन्होंने प्रतिभाग किया। पुनर्निर्मित रमणा काली मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया। यह मंदिर कहाँ स्थित है? ढाका, बांग्लादेश में स्थित है। पाकिस्तानी सेना द्वारा इसे कब नष्ट किया गया था? भारत पाक युद्ध 1971 के दौरान इसको नष्ट कर दिया गया था। किस देश ने राजनयिक प्रशिक्षण और सहयोग कार्यक्रम के लिए भारत के साथ समझौता किया? तजाकिस्तान ने। किस देश ने ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को समाप्त कर दिया है? किसने? निकारागुआ ने। किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द ट्रक गैल्पो प्रदान किया? तो भूटान ने। अभी आरओ का जो मेंस हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। भारत रूस के मध्य वार्षिक शिखर सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन किया? 21वां संस्करण था। इस सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 6 दिसंबर 2021 को किया गया था। इस सम्मेलन में किसने भाग लिया? प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन ने भाग लिया था। सम्मेलन के दौरान कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए? 28 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो पुतिन आए थे अभी दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट है 22वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाना है? रूस वर्ष 2022 में किया जाएगा। इसके साथ ही पहली बार कौन सी बैठक का आयोजन किया गया? भारत रूस 2+2 मंत्री स्तरीय की बैठक हुई है। 2+2 वार्ता का आयोजन किसके मध्य किया जाता है? दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच में किया जाता है। भारत के साथ संसद मैत्री संघ पार्लियामेंट फ्रेंडशिप एसोसिएशन को पुनर्जीवित करने वाला देश कौन है? श्रीलंका है। दिवाली के अवसर पर महात्मा गांधी के सम्मान में 5 पाउंड के स्मारक सिक्के का अनावरण करने वाला देश कौन है? ब्रिटेन है। राजनयिक एवं आधिकारिक पासपोर्ट धारकों को वीजा में छूट देने के लिए भारत के साथ किस देश से समझौता करा है? गाम्बिया ने। भारत के साथ 7 और व्यापार प्रवेश और निकास द्वार मतलब एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स फॉर ट्रेड खोलने की घोषणा किसने करी है? भूटान ने करी है। वह स्थान जहां पर भारत फ्रांस के मध्य रणनीतिक वार्ता का 35वां सत्र आयोजित किया गया, तो यह पेरिस है। वह देश जिसने भारत को अनुमानित 15 मिलियन डॉलर मूल्य की 248 प्राचीन वस्तुएं लौटाई है, कौन है? अमेरिका है। वह देश जिसको भारत ने जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक को सौंपा है, वह है नेपाल। जयनगर बिहार को कुर्था नेपाल जयनगर जो कि बिहार में है, कुर्था नेपाल को जोड़ने वाली रेल लिंक की लंबाई कितनी है? 34.9 किलोमीटर है। वह देश जिसके मिसिसिपी डेल्टा क्षेत्र में के मध्य में महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी, तो यह अमेरिका है। कोविड-19 महामारी के पश्चात भारत की यात्रा पर आने वाले पहले राष्ट्राध्यक्ष कौन है? मेटे फ्रेडरिक्स। कहाँ के हैं ये? डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन की भारत यात्रा के दौरान स्वास्थ्य और कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के निर्णय के साथ साथ कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया? तो 4 समझौता ज्ञापन थे। कौन कौन थे ये?
भूजल संसाधनों और एक्विफर्स के मानचित्रण से संबंधित पारंपरिक ज्ञान, डिजिटल लाइब्रेरी पहुंच, संभावित अनुप्रयोगों के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु हेतु प्राकृतिक प्रशीतकों रेफ्रिजरेंट के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना और ज्वाइंट लेटर ऑफ इंटेंट। वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसने भारत को पूर्णकालिक सदस्य बनने का आमंत्रण किया है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इन्होंने आमंत्रण दिया है भारत को, आओ हमसे जुड़ो। वर्तमान में आईईए के पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी? 31। वर्ष 2022 में आईईए का 31वां सदस्य कौन बना है? लिथुनिया। इन दोनों देशों के बीच प्रथम 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन कब किया गया था? किसके बीच में हुआ है? देखिए, 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 11 सितंबर 2021। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा अजीब तरीके से बनाया इन्होंने। भारत के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित करने वाले कितने देश हो गए हैं? रूस है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। अभी हमने देखा रूस भी, चले रूस आ गया इसमें। ठीक है, डेनमार्क और तमिलनाडु राज्य ने ऊर्जा द्वीप विकसित करने की योजना बनाई है मन्नार की खाड़ी में। 9 सितंबर 2021 को इन दो देशों के बीच नवीनीकृत रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी SCEP स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के लॉन्च किया है, तो ये भारत और अमेरिका ने किया है। भारत अमेरिका SCEP के तहत सहयोग के जिन 5 स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया गया है वे क्या है? विद्युत एवं ऊर्जा दक्षता, उत्तरदायी तेल एवं गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, सतत वृद्धि, उभरते ईंधन। 13 सितंबर 2021 को भारत एवं अमेरिका के मध्य इन संवाद को लॉन्च किया किसने? CAFMD, मतलब क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत का एक नया वाणिज्यिक दूतावास कॉन्सुलेट जनरल खोलने की मंजूरी प्रदान करी है। ये 25 मई 2021 का करंट अफेयर। कहाँ? अड्डू शहर, मालदीव्स में। ठीक है, इसमें इतना था। अब है अंतरराष्ट्रीय प्रकरण। किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहान का 73 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो ये सबको पता है, संयुक्त अरब अमीरात के ये खलीफा थे, इनकी डेथ हो गई है। UAE के नए राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान को चुना गया है। हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे लंबे ग्लास बॉटम ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो इंस्टाग्राम में खूब वीडियो इसके चल रहे हैं आजकल। वियतनाम में किया गया है। पुल की लंबाई कितनी है? 632 मीटर, मतलब 2073 फीट की ऊंचाई पर है। काफी डरावना सा लगता है, लोग मतलब काफी वीडियोस डाल रहे हैं इंस्टाग्राम में इसके। नाटो के साइबर रक्षा समूह, नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला एशियाई देश कौन है? तो दक्षिण कोरिया इसमें जुड़ गया है। किस देश में प्रधानमंत्री ने अपने पद का इस्तीफा दे दिया? सो श्रीलंका में। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन थे? महिंदा राजपक्षे थे। नए प्रधानमंत्री कौन है? रानिल विक्रमसिंघे थे जो पहले थे, फिर वो आ गया वापस, लीडर ही नहीं इनके पास लग रहा है। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान किया है? तो कितना बोलना चाहिए, 8 लाख, ढाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8 लाख डॉलर दिया जा रहा है। भारत ने किसको दिया है? संयुक्त राष्ट्र को दिया है, ताकि हिंदी को बढ़ावा मिले। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्तियां 2021 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? सिप्री करता है। ठीक है, सिप्री के द्वारा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यह रिपोर्ट जारी करी। क्या नाम है इसका? विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्तियां 2021। वर्ष 2021 में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 5 देशों में कौन कौन है? अमेरिका, चीन, भारत, यूनाइटेड किंगडम और रूस। वर्ष 2021 में भारत का सैन्य व्यय उसके जीडीपी का कितना प्रतिशत था? तो भारत ने लगभग अपनी जीडीपी का 2.7% भाग केवल डिफेंस पे खर्चा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज की आधारशिला कहाँ रखी है? इसको लुम्बिनी, नेपाल में रखी है। अभी देखा हमने, गए थे लुम्बिनी मोदी जी। इस केंद्र का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? इसको अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ IBC नई दिल्ली के द्वारा किया जाएगा। किस भारतीय को पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किया गया है? तो देव सहायम पिल्लाई, ये बहुत पुराने मतलब संत थे, इनको संत घोषित कर दिया गया।
ये उपाधि को प्राप्त करने वाले भारतीय गृहस्थ इंडियन लेमैन है कौन? ये पहले हैं। वह देश जिसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी से निलंबित कर दिया गया है, तो यूएनएचआरसी से रूस को निकाल दिया गया है। पहला देश जिसे यूएनएचआरसी से निलंबित किया गया है तो वह कौन था? लीबिया था। इसको 2011 में निकाला गया था। किस देश के राष्ट्रपति अब अदराबुह मंसूर हादी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ये यमन के राष्ट्रपति थे। भारत के किन दो शहरों ने विश्व के ट्री सिटीज ऑफ वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है? तो हैदराबाद और मुंबई ने। भारत के किस शहर ने लगातार दूसरी बार यह खिताब जीता है? तो हैदराबाद। इसने 2020 में भी जीता था। अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के मतलब मेजर नॉन नाटो एलाई के रूप में घोषित किया है? तो कतर को। वह देश जिसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने की घोषणा करी तो है पाकिस्तान। अभी फिर से हुई थी मीटिंग, उसमें फिर से अभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा गया। किस देश को एफएटीएफ का ग्रे सूची में शामिल करने की घोषणा करी है? यूएई को भी इसमें जोड़ दिया गया है। किस देश को एफएटीएफ की ग्रे सूची से बाहर निकाल दिया गया है? तो ये जिम्बाब्वे है। वर्तमान में एफएटीएफ की ब्लैक सूची में कौन से देश शामिल है? तो ईरान और उत्तर कोरिया, इनको भी जोड़ दिया गया है। ये किस में है? ये ब्लैक सूची में, ब्लैक लिस्ट में। अभी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही है। नेक्स्ट है मार्च 2022 में सिप्री द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2021 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 से 2021 की अवधि में विश्व का शीर्ष शस्त्र निर्यातक देश कौन है? तो सबसे ज्यादा शस्त्र बेचे हैं अमेरिका ने। वर्ष 2017 से 2021 की अवधि में विश्व के कुल शस्त्र निर्माण में अमेरिका का प्रतिशत कितना है? तो 39%। जितने भी शस्त्र थे ये बनाए भी किसने? अमेरिका ने। वर्ष 2017 से 2021 की अवधि में विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश सबसे ज्यादा किसने खरीदा है? वो भारत है। वर्ष 2017 से 2021 की अवधि में भारत का विश्व के कुल शस्त्र आयात में हिस्सा कितना है? तो 11% आयात में हिस्सा है भारत का। वर्ष 2017 से 2021 की अवधि में भारत को शस्त्रों की सर्वाधिक आपूर्ति किसने करी है? रूस ने करी है। वर्ष 2017 से 2021 की अवधि में विश्व के प्रमुख शस्त्र निर्यातकों की सूची में भारत का स्थान क्या है? भारत 23वें नंबर पर है। भारत के शस्त्रों के शीर्ष 3 ग्राहक कौन है? हमसे कौन सबसे ज्यादा खरीदता है? म्यांमार सबसे ज्यादा खरीदता है, इसके बाद श्रीलंका और इसके बाद है अर्मेनिया। किस देश में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है? तो ये 13 फरवरी 2022 की न्यूज है। तो नेपाल के जो मुख्य न्यायाधीश था उनके फेवर में महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट लाया गया था। नेपाल के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? अब हो गए हैं चोलेंद्र शमशेर राणा। किस देश ने नागरिक हवाई क्षेत्र सिविलियन एयर स्पेस में ड्रोन को संचालित करने की अनुमति दे रखी है? तो यह इजराइल है। ऐसा करने वाला यह विश्व का कौन सा देश है? यह पहला देश है जिसने सिविलियन एयर स्पेस को ड्रोन संचालित करने की अनुमति दे दी। 70 वर्षों तक शासन करने वाली ब्रिटिश साम्राज्य कौन बन गई है? महारानी एलिजाबेथ। किस देश ने ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा करी है? तो ऑस्ट्रेलिया ने करी है। यह ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। इसे किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल में चुना गया था? वर्ष 1981 में चुना गया था। किस संस्थान के द्वारा ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड्स फॉर 2022 द बेस्ट ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन शहरों की सूची जारी की? तो ये ट्रिप एडवाइजर है, इन्होंने ये सूची जारी करी थी। इस सूची में कौन सा शहर लोकप्रिय गंतव्यों पॉपुलर डेस्टिनेशंस में शीर्ष स्थान पर था? तो दुबई है। इस सूची में नई दिल्ली को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो नई दिल्ली 15वें नंबर पर था। नेक्स्ट है नॉर्ड स्ट्रीम प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो ये यूरोप में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से संबंधित है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 किन दो देशों के बीच प्रस्तावित है? तो यह रूस और जर्मनी के बीच में प्रस्तावित है। यही एक शायद रीजन था कि जर्मनी ने रूस को सपोर्ट करा यूक्रेन के मामले में। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी प्रदान करी है? तो इंडोनेशिया की पहले राजधानी थी जकार्ता, अब ये हो गई है कालीमंतन
के पास है, अभी इसका नाम आगे आएगा मेरे ख्याल से। कालीमंतन, कालीमंतन किस द्वीप पर स्थित है? बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। इसकी राजधानी को किस नाम से जाना जाएगा? तो अब इसका नाम बदल के नू संतारा रखा जा रहा है, ठीक है। नू संतारा अब हमारी राजधानी हो रही है इसकी। नेपाल के प्रांत प्रोविंस 2 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका नाम है मधेश प्रदेश, ठीक है। मधेसी, बहुत बड़ा इशू था मधेसी वाला। इसकी राजधानी किसे बनाया गया है? जनकपुर को। किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पेश की है? पाकिस्तान ने। हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? फिलीपींस ने। भारत ने किस देश के साथ अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो पाकिस्तान के साथ। किस देश ने अपना नया भूमि सीमा कानून लागू किया है? तो ये चीन है। चीन द्वारा इस कानून को कब से लागू किया गया? 1 जनवरी 2022 से। किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता संभाली है? तो फ्रांस है अब इस वक्त। बांग्लादेश के किस इमारत को वर्ष 2021 के लिए विश्व की सबसे परिवर्तनकारी इमारत, वर्ल्ड बेस्ट न्यू बिल्डिंग घोषित किया गया है? 1 जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स है। फ्रेंडशिप हॉस्पिटल को, यह घोषणा किसके द्वारा की गई है? इसको रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने इसकी घोषणा करी है। इस हॉस्पिटल को डिजाइन किया गया वास्तुकार काशिफ चौधरी के द्वारा। किस देश ने हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना करी है? तो यह पाकिस्तान है। इस संस्था का नाम क्या है? पाकिस्तान हिंदू मंदिर प्रबंधन समिति। किस देश ने अपने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा करी है? तो ऑस्ट्रेलिया ने करी है। किसने इसने किस नाम पर द्वीपों का नाम रखने की घोषणा करी? तो महारानी एलिजाबेथ के नाम पे ये द्वीप के नाम रखे जाएंगे। चर्चा में रहा पिलर ऑफ सेम, ठीक है, स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये हांगकांग में है। क्या है ये पिलर ऑफ सेम? बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर। तियानमेन स्क्वायर वही इंसिडेंट है जिसमें चाइना ने ये प्लेस है, यहाँ पर न जाने कितना 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट मार दिया गया था, ठीक है ना, गोलियों से मार दिया गया था इनको। तो बस उसी को ही मतलब हांगकांग ने एक तरीके से झापड़ मारा है चाइना को, पिलर ऑफ सेम बनाकर, ठीक है। तो बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में मारे गए लोगों के याद में हांगकांग विश्वविद्यालय के परिसर में इसकी प्रतिमा है। काफी शानदार प्रतिमा है, यदि आपने पिक्चर देखी हो, मैंने बीच में पढ़ाया था इसके बारे में। वर्ष 2022 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंक रोधी समिति का अध्यक्ष हुआ है, तो भारत हो गया है। 10 वर्ष के बाद अंतराल के बाद हमको ये मिली है इस समिति का अध्यक्षता। आतंक रोधी समिति कब कब गठित की गई थी? तो इसको 28 सितंबर 2001 को गठित किया गया। किस देश ने वर्ष 2025 तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा करी है? तो यूरोप सब जितने भी न्यूक्लियर है इनको बंद करने में लग गया है। तो बेल्जियम है जिसने अभी अनाउंस किया है कि भाई हम अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बंद करेंगे। यूएनडब्ल्यूटीओ की महासभा के किस सत्र का आयोजन किया गया? तो यह 24वीं महासभा थी। इस सत्र का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 30 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच में इसको किया गया था। नेक्स्ट है, इसका आयोजन कहाँ किया है? तो मैड्रिड स्पेन में किया गया था। सत्र में दर्जा प्रदान किया गया है सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांवों का। वर्ष 2021 हेतु सबसे पर्यटक गांवों का दर्जा कुल कितने गांवों को दिया गया है? 44। कितने अन्य गांवों को यूएनडब्ल्यूटीओ उन्नयन कार्यक्रम में शामिल किया गया है? तो ये 20 हैं। भारत के कितने गांवों को सबसे पर्यटन गांव घोषित किया गया है? ठीक है, भारत के कितने गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है? तो हमारे यहाँ से 3 गांव हैं जो इस सूची में चूज किए गए हैं। क्या कौन कौन से हैं ये? कोंगथोंग ये मेघालय में है, फिर है लधपुरा खास ये मध्य प्रदेश में है, और पोचमपल्ली ये तेलंगाना में है। तो भारत के किस गांव को सबसे पर्यटक गांवों में शामिल किया है? तो ये पोचमपल्ली गांव है। ठीक है, पोचमपल्ली कहाँ स्थित है? ये नालकोंडा तेलंगाना में स्थित है। पोचमपल्ली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के सिल्क शहर, ठीक है, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के रूप में भी पोचमपल्ली को जाना जाता है। सिल्क साड़ियों को किस अनूठी शैली के द्वारा बुना जाता है? तो यहाँ पे जो शैली यूज की जाती है वो इकत है, IKAT। इकत शैली को भौगोलिक संकेत GI टैग का प्राप्त हुआ था, 2004 में दे दिया गया था। पोचमपल्ली को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो भूदान पोचमपल्ली। ठीक है, जो विनोबा भावे का भूदान मूवमेंट था वो इसी गांव से स्टार्ट हुआ था, इसीलिए इसको भूदान पोचमपल्ली भी बोला जाता है। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2021 के लिए किस पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो एलन मस्क को, जो कि स्पेस एक्स के संस्थापक हैं। ठीक है, टेस्ला अभी नहीं की है, तो इनको एलन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। इस टाइम सबसे रईस आदमी भी यही है।
किस देश ने वर्ष 2027 तक स्वयं को पूर्णतः धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा करी? तो न्यूजीलैंड ने ऐसा अनाउंसमेंट किया है। कौन 100% पेपरलेस होने वाली विश्व की प्रथम सरकार है? तो दुबई की गवर्नमेंट है, ये पहली पेपरलेस सरकार हो गई है। किस यूरोपीय राष्ट्र ने भांग के निजी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है? तो माल्टा, ठीक है, माल्टा ने भांग की, ठीक है, निजी इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी, ठीक है। भांगेड़ियों के लिए काफी अच्छा देश है ये। किस देश ने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये सऊदी अरब है। विश्व के शीर्ष 20 सर्वाधिक प्रशंसित मतलब मोस्ट एडमायर्ड पुरुषों एवं महिलाओं की सूची किसने जारी करी है? डेटा एनालिसिस कंपनी यू गाव, ठीक है, यू गाव ने, ठीक है। शीर्ष 20 लोगों में कौन कौन शामिल है? जो भारत का है तो नरेंद्र मोदी जी हैं 8वें पे, तेंदुलकर है 12वें पे, शाहरुख खान है 14वें पे, अमिताभ बच्चन है 15वें पे, विराट कोहली है 18वें पे। शीर्ष 20 प्रशंसित महिलाओं की सूची में शामिल कौन कौन भारतीय हैं? तो प्रियंका चोपड़ा 10वें नंबर पे, ऐश्वर्या राय बच्चन 13वें नंबर पे और सुधा मूर्ति ये है 14वें नंबर पे। टाइफून राय किस देश से, मतलब अभी टाइफून आया था, इसका नाम था राय। कौन कौन देश इससे प्रभावित हुआ? माइक्रोनेशिया, पलाऊ, फिलीपींस, वियतनाम, दक्षिण चीन, हांगकांग, मकाऊ, ये सब इससे प्रभावित हुए। फिर है साफिर सिम्पसन स्केल पर टाइफून राय की श्रेणी क्या थी? तो ये 5वीं श्रेणी का था। किस क्षेत्र के मतदाताओं ने फ्रांस के साथ बने रहने के पक्ष में मतदान किया है? तो न्यू कैलेडोनिया, ठीक है, न्यू कैलेडोनिया, ये कोई देश होगा जिसने कहा है कि भाई हम अभी भी फ्रांस के उसमें रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है न्यू कैलेडोनिया किस देश का उपनिवेश था? फ्रांस के पीछे इतना एडमायर कर रहे थे, फ्रांस की कॉलोनी होगी। फ्रांस ने किस समझौते के तहत न्यू कैलेडोनिया को स्वायत्त प्रदान की थी? तो नोमिया समझौता 1998 का है, तो जिसमें फ्रांस ने न्यू कैलेडोनिया को स्वायत्तता दे दी थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है? तो अभी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक, सबको याद होगा, इसको इन्होंने पर्यवेक्षक का दर्जा दे दिया है। ISA, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका मुख्यालय कहाँ है? सबको पता है, गुरुग्राम में आ भी चुका है पीसीएस में। किस देश में स्थित सेमेरू नामक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? कहाँ है सेमेरू नामक ज्वालामुखी? इंडोनेशिया में। सेमेरू किस द्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? तो ये जावा द्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, ठीक है। तो एक स्टैटिक क्वेश्चन भी बन गया ये। किस देश ने दर्द रहित मृत्यु हेतु इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दे दी है? तो स्विट्जरलैंड ने दे दी है। इस उपकरण को क्या नाम दिया गया? इसका नाम है सार्को। भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कितनी अमूर्त इनटेंजिबल सांस्कृतिक विरासतें हैं? तो 14 सांस्कृतिक विरासतें हैं भारत में, यूनेस्को के द्वारा जो बताई गई हैं। यूनेस्को द्वारा भारत की किस विरासत को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? तो दुर्गा पूजा को भी अभी ये 14वां यही था, दुर्गा पूजा, जिसको ऐड किया गया है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल द्वारा राज्य किस चक्रवात से प्रभावित रहे? तो जवाद आया था यहाँ पर। इस जवाद का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? सऊदी अरब के द्वारा किया गया था। वर्ष 2021 में पूर्वी हिंद महासागर पर आने वाले प्रमुख चक्रवात कौन कौन थे? तो यस आया था मई में, गुलाब आया था सितंबर में, जवाद आया था दिसंबर में। इस देश ने बाल विवाह को पूर्ण रूप से समाप्त करने की घोषणा करी है? तो दक्षिण सूडान ने भी कह दिया भैया कि हमारे यहाँ बाल विवाह अब पूर्ण तरह से समाप्त है, ठीक है। फिलीपींस भी था। इसने किस वर्ष तक बाल विवाह को पूर्ण रूप से समाप्त करने की घोषणा करी? इन्होंने कहा भैया 2030 तक हम पूरी तरह से बाल विवाह को समाप्त कर देंगे। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU क्या है? द इकोनॉमिस्ट पत्रिका समूह का एक प्रभाग है। EIU कौन सी सूची जारी करता है? विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची। यह सूची किस रिपोर्ट के अंतर्गत आती है? तो वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2021 के। इसमें शीर्ष स्थान पर कौन था इस रिपोर्ट के हिसाब से? तेल अवीव, कहाँ है? इजराइल में है, ये सबसे महंगी जगह है। उसके बाद नंबर 2 पे है फ्रांस, नंबर 3 पर है सिंगापुर, संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर, सॉरी, फ्रांस और सिंगापुर नंबर 2 पे है, और तेल अवीव जो कि इजराइल में है, यहाँ ये नंबर 1 पे था। इस सूची में भारत के किस देश को सबसे सस्ते शीर्ष 10 शहरों की सूची में संबद्ध किया गया? तो अहमदाबाद सबसे सस्ते शहरों में आया है।
10वें नंबर पर है। वह देश जो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के शासन के समाप्त होने के बाद पूरी तरह से गणतंत्र देश बन गया है, तो ये बारबाडोस है। बारबाडोस की पहली राष्ट्रपति कौन बनी है? सैंड्रा मैसन। ठीक है, सैंड्रा मैसन। जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भारत का समर्थन करते हुए लगभग 1.2 अरब यूरो की सहायता प्रदान करने वाला देश कौन है? जर्मनी। वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया में इस वक्त। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इन 3 देशों को अल्प विकसित देशों लीस्ट डेवलप्ड कंट्री एलडीसी की श्रेणी से विकासशील देशों के वर्ग में शामिल करने हेतु एक संकल्प को अंगीकृत किया है। किसने किसने? बांग्लादेश, नेपाल और लाओस ने इन 3 देशों का विकासशील देशों के वर्ग में शामिल होना प्रस्तावित है वर्ष 2026 तक। वे देश जो सतत विकास प्राप्त करने के लिए गंभीर संरचना बाधाओं से ग्रस्त है, उनको कहा जाता है अल्प विकसित देश, एलडीसी, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। अल्प विकसित देशों का दर्जा प्रत्येक 3 वर्षों में निम्नलिखित आधार पर संशोधित किया जाता है। क्या क्या चाहिए मैटर करता है इसमें? प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, जीएनआई। दूसरा है कि ह्यूमन एसेट्स इंडेक्स, एचएआई, कितना होना है? 66 या उससे अधिक होनी चाहिए। आर्थिक एवं पर्यावरणीय सुभेद्यता सूचकांक, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स 32 या उससे कम होनी चाहिए। वह देश जिसके साथ भारत ने कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र की पारस्परिक मान्यता पर समझौता किया है, तो यह नेपाल है। वह देश जिसने आम जनता के लेदर कोट पहनने एवं उसकी बिक्री पर रोक लगा दी, तो यह है उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया में। वह देश जिसने फ्यूचर सोल्जर, ठीक है, फ्यूचर सोल्जर सैन्य आधुनिकीकरण योजना शुरू करी है, ये 26 नवंबर 2021 का न्यूज है, यूनाइटेड किंगडम है। प्रधानमंत्री के कार्यकाल को अधिकतम 8 वर्ष तक सीमित करने वाले एक विधेयक को मंजूरी प्रदान करी गई है, किसके द्वारा? इजरायली संसद के द्वारा। इसराइल में इस टाइम क्राइसिस चल रही है। पिछले 1 साल में, मेरे ख्याल से 2 साल में 3 इनके पीएम बदल चुके हैं। प्रदेश फिर से शायद इलेक्शन होने वाला है। जिसने मादक द्रव्यों की तस्करी के चलते हिंसक अपराधों में वृद्धि के कारण आपातकाल की स्थिति घोषित की है, वह है इक्वाडोर। वह देश जहां पर पुरातत्वविदों को 4500 वर्ष पुराना सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है, तो वह है मिस्र, इजिप्ट। फिर है स्टॉप सोरोस, मतलब स्टॉप सोरोस नामक कानून पारित किया गया था, कहाँ? हंगरी में। वह देश जिसने विश्व के पहले गैर लाभकारी शहर को लॉन्च किया है, वह है सऊदी अरब। हाल ही में नेवाडो डेल रुइस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह कहाँ पर स्थित है? ये कोलंबिया में स्थित है। वह देश जिसके साथ मिलकर भारत ने सौर ऊर्जा ग्रिड अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को लॉन्च किया, वह है यूनाइटेड किंगडम। आगे बढ़ते हैं। वह भारतीय शहर जिसको यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया है, तो यह है श्रीनगर। श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में इस श्रेणी के तहत शामिल किया गया है। शिल्प और लोक कला, विश्व भर में इतने नए शहर अपनी संस्कृति और रचनात्मकता के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल हुए हैं, तो यह 49 है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूसीसीएन में शामिल है कौन कौन? लोक कला, मीडिया, फिल्म, साहित्य, डिजाइन, पाक कला और मीडिया कला। वर्ष 2015 में यूनेस्को ने जयपुर को किस श्रेणी के तहत मान्यता प्रदान करी है? तो शिल्प और लोक कला के शहर के रूप में मान्यता प्रदान करी है। वर्ष 2015 में यूनेस्को ने वाराणसी और चेन्नई को इस श्रेणी में नामित किया है। कौन सी श्रेणी थी? संगीत के रचनात्मक शहर, ठीक है। किसको किसको? बनारस और चेन्नई को। जयपुर को किया है किसके लिए? शिल्प और लोक कला के लिए। वर्तमान में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के 90 देशों में इतने शहर, कितने शहर हैं? 295। वह देश जहां से 100 वर्ष पूर्व काशी के मंदिर से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को वापस लाया जाएगा, तो वह है कनाडा। जीरो वायरस पॉलिसी लागू करने वाला देश है चीन। सस्टेनेबल अर्बन पूलिंग हैंडबुक शीर्षक से रिपोर्ट जारी करी है किसने? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। वह अमेरिकी अनुसंधान फर्म जिसने ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स जारी करी है, तो वह है मॉर्निंग कंसल्ट, ठीक है। मॉर्निंग कंसल्ट ने इसको डाउनलोड किया है। डाउनलोड किया मतलब इसको
पब्लिश किया, सॉरी। 70% अनुमोदन रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की रेटिंग में शीर्ष पर कौन है? मोदी जी हैं। प्रदेश जिसकी संसद में दिवाली को संघीय अवकाश घोषित करने हेतु दिवाली दिवस अधिनियम पेश किया गया, तो यह है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। वह देश जहां पर वैश्विक जलवायु नीति पर क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर वेबसाइट लॉन्च की गई, तो वह है भारत। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2021 सेवरिज रिकिस बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल 2021 की घोषणा की किसने? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन के द्वारा। अर्थशास्त्र का नोबेल 2021 प्रदान किया गया किसके द्वारा? डेविड कार्ड, कनाडा अमेरिका के हैं ये। जोशुआ डी एंग्रेस्ट इसराइल और अमेरिका से संबंधित हैं, और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस ये है नीदरलैंड अमेरिका को। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के ग्लोबल पुरस्कार 2021 के नोबेल पुरस्कार 2021 के तहत 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की कुल पुरस्कार राशि का आधा हिस्सा डेविड कार्ड को प्राप्त हुआ, किसके लिए? लेबर इकोनॉमिक्स में उनके योगदान के लिए। ठीक है, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2021 के तहत कुल पुरस्कार राशि का शेष आधा हिस्सा संयुक्त रूप से जोशुआ डी एंग्रेस्ट, जिनको 1/4 भाग दिया जाएगा, और गुइडो इम्बेंस, इनको भी 1/4 भाग को प्रदान किया जाएगा। किस चीज के लिए? कैजुअल रिलेशनशिप के विश्लेषण में उनके मेथोडोलॉजिकल जो भी इन्होंने डेवलप किया होगा मेथोडोलॉजी, ताकि कैजुअल रिलेशनशिप निकाल सके, इसके लिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट है चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021। चिकित्सा विज्ञान के नोबेल पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई किसके द्वारा? द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा। चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? डेविड जूलियस, ये अमेरिका के हैं, और आर्डन पाटापोसियन लेबनान के हैं। चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 किस चीज के लिए दिया गया है? वो तापमान एवं स्पर्श हेतु ग्राहियों मतलब रिसेप्टर्स की खोज के लिए दिया गया है। डेविड जूलियस या आर्डम पाटापोसियन का कार्य जिस क्षेत्र में केंद्रित था वह है सोमैटो सेंसेशन। ठीक है, सोमैटो सेंसेशन के लिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट है डेविड जूलियस ने त्वचा को ताप के प्रति प्रक्रिया में सक्षम बनाने वाले तंत्र का संवेदकों नर्व सेंसर्स की पहचान हेतु मिर्ची में उपस्थित जिस तीक्ष्ण यौगिक पंजेंट कंपाउंड का प्रयोग किया है वह है कैप्सेसिन। ठीक है, कैप्सेसिन CAPSAICIN। इसका उपयोग इसी से हमारा जो होता है वो तीखा बनता है, इसी को ही इन्होंने यूज करा है अपनी रिसर्च के लिए। डेविड जूलियस ने कैप्सेसिन के प्रयोग द्वारा त्वचा को दर्द पहुंचाने वाले ताप के प्रति संवेदनशील जिस ग्राही रिसेप्टर्स की खोज करी है वो है TRPV1। डेविड जूलियस एवं आर्डम पाटापोसियन ने मेंथॉल नामक रासायनिक पदार्थ के प्रयोग द्वारा ठंडा कोल्ड के प्रति संवेदनशील जिस रिसेप्टर की खोज करी है वो है TRPM8। यांत्रिक उद्दीपन या उत्तेजना मैकेनिकल स्टिमुलाई के प्रति संवेदनशील वह दो ग्राही रिसेप्टर्स जिनकी खोज आर्डर पाटापोसियन द्वारा की गई है उसका नाम है पाइजो 1 और पीजो 2। स्पर्श टच का अनुभव करने हेतु आवश्यक ग्राही रिसेप्टर कौन है? वो है पाइजो 2 PIEZO2। शारीरिक स्थिति एवं गति का अनुभव करने के अति महत्वपूर्ण क्रिया जिसे क्या बोलते हैं? प्रोपियोप्सन PROPRIO के नाम से जाना जाता है। ये है पाइजो 2 PIEZO2 PIEZO1 PIEZ0 आयन चैनल। ठीक है, आयन चैनल इन महत्वपूर्ण शारीरिक प्रक्रियाओं को भी नियमित करता है जैसे रक्तचाप, श्वसन, मूत्राशय नियंत्रण। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर कंट्रोल, ये सब कौन करता है? यही रिसेप्टर्स करते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2021। नोबेल शांति पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई 8 अक्टूबर 2021 के द्वारा द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ओस्लो नॉर्वे के द्वारा।
किसको दिया गया है? ये दिया गया है मारिया रेसा, और फिलीपींस की है जो, और दिमित्री मुरातोव, ये है रूस के। कौन है? दोनों जर्नलिस्ट हैं। मारिया रेसा एवं दिमित्री मुरातोव को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों से वर्ष 2012 में मारिया रेसा द्वारा खोजी पत्रकारिता इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हेतु सह संस्थापित एक डिजिटल मीडिया कंपनी, क्या नाम था इसका? रैपलर, इन्होंने स्टार्ट करा था। स्वतंत्र रूसी समाचार पत्र जिसकी स्थापना संयुक्त रूप से वर्ष 1993 में दिमित्री मुरातोव के द्वारा की गई थी। इसका नाम है नोवोजा गैजेट, नोवाया है, नोवाया गैजेट। नेक्स्ट है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2021 की घोषणा करी गई। किसके द्वारा? द स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? अब्दुल रजा गुरनाह, कहाँ के हैं? तंजानिया, इंग्लैंड के, इनको दिया गया है। अब मेरे ख्याल से यूपीपीसी या एमपीपीसी में क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया था। उपनिवेशवाद, कोलोनिज्म के प्रभावों और संस्कृतियों एवं महाद्वीपों के बीच फंसे शरणार्थियों के भविष्य के स्पष्ट एवं करुणामय चित्रण हेतु अब्दुल रज्जाक गुरनाह का अंग्रेजी में लिखित प्रथम उपन्यास क्या था? मेमोरी ऑफ डिपार्चर्स। अब्दुल रज्जाक गुरनाह ने के अंग्रेजी में लिखित अन्य उपन्यास कौन कौन से हैं? यह पिलग्रिम्स वे 1988, डॉटी 1990, पैराडाइज 1994, एडमायरिंग साइलेंस 1996, बॉय द सी 2001, डेज सर्न ये 2005 में लिखा है, द लास्ट गिफ्ट 2011, ग्रेवल हार्ट 2017, आफ्टर लाइफ्स 2020। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 की बात की जाए तो रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 की घोषणा कब करी गई? 6 अक्टूबर 2021 को। किसने? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। किसको किसको? बेंजामिन लिस्ट जर्मनी के हैं और डेविड मैकमिलन ब्रिटिश अमेरिकी। आणविक निर्माण, ठीक है, मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्शन का एक नया सरल एवं सटीक साधन जिसके विकास के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया था, वो है असिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालाइसिस, ठीक है। इन्होंने कहा कि असिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस के खोज के लिए इनको ये दिया गया है। इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है फार्मेसी में, दवाएं बनाने में इस टेक्निक का बहुत फायदा होता है। बेंजामिन लिस्ट एवं डेविड मैकमिलन ने एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से एक तीसरे प्रकार के उत्प्रेरण कैटालाइसिस असमयतित ऑर्गेनो कैटालाइसिस का विकास किया था वर्ष 2000 में, ठीक है। इन्होंने खोज 2000 में करी थी, लेकिन इनको नोबेल अब मिला जाके। लंबे समय तक अनुसंधानकर्ता सैद्धांतिक रूप से जिन 2 प्रकार के उत्प्रेरक कैटालिसिस की उपलब्धता पर दावा करते थे वो थे क्या? मेटल्स और एंजाइम्स, ठीक है। देखिए थोड़ा सा समझा देता हूँ है क्या कहानी। जितने भी हमारे कैटालिस्ट हैं आज तक, ठीक है, जो भी रिएक्शंस होती हैं, कैटालिस्ट का काम क्या होता है? रिएक्शन को तेज करना, ठीक है। जितने भी कैटालिस्ट आज तक होते थे ये कहा जाता था या तो वो मेटल होंगे या एंजाइम, है ना। अब जैसे हम लोग क्या बोलते हैं इसका, हाइड्रोजनेशन पढ़ते हैं, उसमें निकल जैसे हमारा कैटालिस्ट होता है निकल, तो वो क्या है? निकल एक तरीके का मेटल है, या तो हमारा एंजाइम होगा या मेटल होगा। लेकिन इन 2 बंदों ने कहा भाई ऑर्गेनो कैटालिसिस भी ऑर्गेनिक मैटर भी है जो कैटालिस्ट के रूप में यूज किया जा सकता है। बस यही चीज है जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों में इसको यूज करके इन्होंने दवाइयां डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। असममित ऑर्गेनो कैटालिसिस के विकास से रसायन को हरित बनाने के साथ साथ क्रांति आई किस फार्मास्यूटिकल अनुसंधान के क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट है भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021। भौतिक विज्ञान फिजिक्स के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई कब? 5 अक्टूबर 2021 को। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया किसको? स्यूगोरो मनाबे। ये कहाँ के हैं? जापानी मूल के अमेरिकी हैं। क्लास हैसनमैन जर्मनी के हैं
और जॉर्जियो पारिसी, ये कहाँ है, इटली के। भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है जटिल भौतिक प्रणालियों को समझने में उल्लेखनीय योगदान के हेतु। भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2021 के तहत 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की कुल पुरस्कार राशि का आधा हिस्सा प्रत्येक को 1/4 संयुक्त रूप से स्यूकोरो मनाबे एवं क्लास हैसलमैन को प्रदान किया जाएगा। पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग तथा वैश्विक तापमान के विश्वसनीय पूर्वानुमान तथा उसकी परिवर्तनशीलता के मापन हेतु। ठीक है, तो इन्होंने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है कि जो भी आपकी फिजिकल मॉडलिंग करेंगे, किसकी, जो हमारा टेम्परेचर वेरिएशन होता रहता है और उसमें जो परिवर्तन आता रहता है, उसकी पूर्वानुमान करने के लिए। ठीक है, भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2021 का दूसरा आधा हिस्सा 1/2 जॉर्जियो पेरिसी को दिया जाएगा। किसके लिए? परमाणु से ग्रही पैमाने तक भौतिक प्रणालियों में विकार डिसऑर्डर तथा उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशन की परस्पर क्रिया की खोज के लिए। फिर है डायबे वांग, क्या है, टीवी ने सीमेंट मोबिलिटी के साथ साझेदारी में इस देश में विश्व की पहली पूरी तरह से स्वायत्त चालक रहित ट्रेन विकसित की। कहाँ पर? जर्मनी में। कुल मिला के इन शॉर्ट, थोड़ा बोलने में अजीब सा लिख दिया है यहाँ पर, विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन कहाँ डेवलप की गई? जर्मनी। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट का द्वितीय संस्करण जारी किया गया। किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP के द्वारा। पारस्परिक खतरों के लिए सबसे संवेदनशील देश है कौन? अफगानिस्तान। वह देश जिसने $233 मिलियन का कुनमिंग जैव विविधता कोष स्थापित किया है, कौन है ये? चीन है। वह संस्थान जिसने साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर द ओरिजिन्स ऑफ नोवेल पैथोजन NAGO का गठन किया है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने करा है, WHO ने करा है। स्वस्थ एवं सतत पर्यावरण तक पहुंच को मान्यता देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। पामेला उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित देश है कौन? मैक्सिको। आगे बढ़ते हैं। वह संगठन जिसकी सदस्यता भारत ने 7 अक्टूबर 2021 को ग्रहण करी, वह है हाई एम्बिशन कोalition फॉर नेचर एंड पीपल। वह प्रथम देश जिसने हाई एम्बिशन कोalition फॉर नेचर एंड पीपल की सदस्यता ली, तो वह भारत है। नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स चिल्ड्रन जारी करने वाली संस्था कौन है? ये एक रिपोर्ट है जिसको यूनिसेफ ने जारी करा है। भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट नो टीचर नो क्लास किसने दिया है? ये भी यूनेस्को ने ही दिया है। अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा जारी की जाने वाली विश्व के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची है टाइम 100। वर्ष 2021 की टाइम 100 सूची में 3 भारतीय हैं। कौन कौन है? मोदी जी हैं, ममता बनर्जी हैं और अदर पूनावाला। कौन है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं। वह देश जिसके मध्य में वर्ष 1951 में ANGES नामक संधि हुई, तो ये किसके बीच में हुई थी? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच में हुई थी। नेक्स्ट है त्रिपक्षीय रक्षा साझेदारी आपको शुरू करने की घोषणा करने वाले 3 देश कौन है? तो इसमें न्यूजीलैंड चला गया, कौन आ गया? ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम आ गया इसमें, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच में कि इन्होंने एक वो बनाया है ग्रुप। नेक्स्ट है वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022 जारी की गई। किसके द्वारा? टाइम्स हायर एजुकेशन THE के द्वारा। टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शामिल भारतीय संस्थानों की संख्या कितनी है? 71 संस्थान है। टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। किसको? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK को। टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है भारतीय विज्ञान संस्थान ISC बेंगलोर। हुरुन ग्लोबल 500 सूची 2021 के अनुसार विश्व की सर्वाधिक मूल्यवान कंपनी है एप्पल, अमेरिका की। अगस्त 2021 में जारी हुए हुरुन 500 सूची 2021 के अनुसार भारत की सर्वाधिक मूल्यवान कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में वह पहली संधि जिसे सार्वभौमिक अनुसमर्थन यूनिवर्सल रेटिफिकेशन प्राप्त हुआ है, वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन अवक्षयकारी
ओजोन अवक्षयकारी, ओजोन डिप्लीटेड जो पदार्थ हैं, मटेरियल्स हैं, पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू किया गया था वर्ष 1989 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में नवीनतम संशोधन है किगाली संशोधन। किगाली संशोधन को अंगीकृत किया गया था कब? 15 अक्टूबर 2016 को किगाली रवांडा में। आगे बढ़ते हैं। किगाली संशोधन का उद्देश्य विश्व भर में इस रसायन के उत्पादन और उपभोग में चरणबद्ध रूप से कटौती करना है। कौन सा है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, HFCs को इसमें एलिमिनेट करने के लिए ये है। किगाली संशोधन प्रभावी हो गया है कब से? 1 जनवरी 2019 को। भारत द्वारा किगाली संशोधन के अनुसमर्थन रेटिफिकेशन को मंजूरी प्रदान की गई 18 अगस्त 2021 को। इन दो संगठनों के बीच लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना विकास हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। तो सतलज जल विद्युत निगम भारत की और नेपाल विशेष बोर्ड नेपाल, ठीक है, अभी हमने पहले भी देखा था ये अरुण जल विद्युत परियोजना किसकी है? नेपाल और भारत के बीच में। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ पे? सांकू व सभा एवं भोजपुर जिला नेपाल में। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? 679 मेगावाट। नेक्स्ट है, कार्यस्थल में जातिगत एवं नस्लीय न्याय की स्थिति में सुधार करने के हेतु प्रतिबद्ध संगठनों का गठबंधन, जिसे विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा लॉन्च किया है, उसका नाम है पार्टनरिंग फॉर रेशियल जस्टिस इन बिजनेस इनिशिएटिव। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पार्टनरिंग फॉर रेशियल जस्टिस इन बिजनेस, ठीक है, पार्टनरिंग फॉर रेशियल जस्टिस इन बिजनेस पहल में शामिल हुआ है कौन? विप्रो लिमिटेड। स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने हेतु कार्यक्रम में नीतियां तैयार करने का एक उच्च स्तरीय मंच है, कौन सा? क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियम। नेक्स्ट है 12वीं क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल CEM12 की मेजबानी की गई है किसके द्वारा? 31 मई से 6 जून 2021 के बीच चिली के द्वारा। 17 से 18 अप्रैल 2013 के मध्य चौथी क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल आयोजन कहाँ हुआ है? भारत, नई दिल्ली में हुआ है। वर्तमान में भारत सहित क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल के सदस्यों की संख्या कितनी है? 29 है। CEM12 के दौरान भारत एवं यूनाइटेड किंगडम के नेतृत्व में सरकारों एवं संगठनों के गठबंधन द्वारा जांच पहल है 1 जून 2021। क्या नाम है इसका? इंडस्ट्रियल डीप डिकार्बनाइजेशन इनिशिएटिव। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO द्वारा समन्वित IIDI पहल में भारत एवं यूके के अतिरिक्त शामिल अन्य देश कौन है? जर्मनी, कनाडा और UAE। IDDI पहल के तहत इन आवश्यक पदार्थों के निम्न कार्बन संस्करणों की खरीद हेतु न्यूनतम 10 देशों को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य है, स्टील एवं सीमेंट। CEM12 के दौरान लॉन्च अन्य प्रमुख पहले कौन कौन सी है? ग्लोबल हाइड्रोजन फोर्स कोएलिशन, एम्पावरिंग पीपल इनिशिएटिव और बायो फ्यूचर कैंपेन। बायो फ्यूचर कैंपेन के नेतृत्वकर्ता देश कौन कौन से हैं? तो इसमें अमेरिका है, ब्राजील है, कनाडा है, भारत है और नीदरलैंड। नेक्स्ट है CDRI का फुल फॉर्म क्या है? कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। CDRI की शुरुआत कब की गई है? 23 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क से। CDRI के 2 नए सदस्य कौन है? बांग्लादेश और कनाडा, ये जुड़ गए हैं 5 अगस्त 2021 को। मार्च 2022 में CDRI का नया सदस्य कौन बन गया है? मेडागास्कर बन गया है। 10 मई 2022 को CDRI का 31वां सदस्य कौन बन गया है? तो 31वां सदस्य बन गया था दक्षिण सूडान। CDRI के कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? वो है 31। और CDRI का सचिवालय कहाँ है? ये नई दिल्ली में है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये नई दिल्ली में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष, ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में घोषित किया है वर्ष 2023 को। MPPC 2021 के पेपर में अभी एक हफ्ते पहले हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव का शुरुआत किसने करा था? तो ये भारत का इनिशिएटिव था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2022 को घोषित किया गया है
इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लास और इंटरनेशनल ईयर ऑफ बेसिक साइंसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2024 को घोषित किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स, ठीक है, ऊंटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो 2024 के लिए भी याद करके रखना है। 1 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य प्रारंभ किया। किस किसने? भारत, नॉर्वे, केन्या, मैक्सिको और आयरलैंड। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपने 2 वर्षीय कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक के दौरान भारत जिन 3 समितियों की अध्यक्षता करेगा वह है तालिबान प्रतिबंध समिति, लीबिया प्रतिबंध समिति और आतंकवाद निरोध समिति, काउंटर टेररिज्म कमेटी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या है कितनी? 15। स्थायी है जिसमें 5 और अस्थायी होते हैं 10। 5 दिसंबर 2021 को फोर्ब्स पत्रिका द्वारा वर्ष 2021 के लिए जारी 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की 18वीं वार्षिक सूची में शामिल है भारत। कौन कौन महिलाएं हैं? 4 महिलाएं हैं इसमें। निर्मला सीतारमन है 37वें नंबर पे, रोशनी नाडार मल्होत्रा है ये 52वें नंबर पे, किरण माजुमदार शाह 72वें नंबर पे और फाल्गुनी नायर ये है 88वें नंबर पर। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की। पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा फोरम, फर्स्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है वी मुरलीधरन ने। इस समीक्षा फोरम का आयोजन कब से कब तक किया गया? 17 से 20 मई 2022 में। इसका आयोजन कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क में। संघाई सहयोग संगठन SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना रैट्स समिट को मेजबानी किसने की? भारत ने करी है। राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक चोगम 2022 कहाँ प्रस्तावित है? किगाली रवांडा में है। वर्ल्ड एक्सपो 2020 कहाँ पर आयोजित किया गया है? दुबई में। इसका खूब एडवर्टाइजमेंट है, यदि आपने देखा हो, बहुत सारी क्रिकेट में नहीं, फुटबॉल में जर्सियों में ये वर्ल्ड एक्सपो 2020 लिखा रहता है। वर्ल्ड एक्सपो 2020 की थीम क्या है? कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा 21वें वार्षिक विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 मतलब वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया है? कब किया है? 16 से 18 फरवरी 2022 के मध्य किया है, ठीक है। तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 का केंद्रीय विषय क्या था? केंद्रीय विषय था टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट फ्यूचर इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। वन ओशन समिट का आयोजन कब से कब तक हुआ? 9 से 11 फरवरी 2022। इसका आयोजन कहाँ किया गया? फ्रांस में किया गया। भारत ने किसके साथ आभासी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो 1 फरवरी 2022 को ये यूरोपीय संघ के साथ इन्होंने वार्ता आयोजित की है। समुद्री सुरक्षा वार्ता का यह कौन सा संस्करण था? दूसरा संस्करण था। किस देश में प्रथम योग महोत्सव का आयोजन किया गया? सऊदी अरब में। सऊदी अरब में योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जेद्दाह में। प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? भारत के द्वारा। एक शिखर सम्मेलन के दौरान कौन सा घोषणा पत्र जारी किया गया? दिल्ली घोषणा पत्र। मध्य एशिया में कौन से देश शामिल हैं? कजाकिस्तान आता है, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये 5 देश आते हैं मध्य एशिया के नाम पे। नेक्स्ट है वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स, ठीक है, शेरपा बैठक का आयोजन कब हुआ? 18 से 19 जनवरी 2022 में। बैठक की अध्यक्षता करी चीन ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की अध्यक्षता कब संभाली? 1 जनवरी 2022 को। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा? जून 2022 में। कहाँ किया जा रहा है? चीन में। मेजबानी करेगा इसका 15 दिसंबर 2021 को। 8वें हिंद महासागर संवाद की मेजबानी किस देश ने की? भारत ने। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर 5वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है कहाँ? कोलकाता में। समुद्री सुरक्षा पर 5वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में कॉन्फ्रेंस का आयोजन भारत ने इस देश के साझेदारी के साथ किया। तो ये ऑस्ट्रेलिया। साइबर एंड क्रिटिकल प्रौद्योगिकियों पर एक वार्षिक शिखर सम्मेलन, ये सिडनी डायलॉग है। सिडनी डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया? ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया। सिडनी डायलॉग में भारत की ओर से मुख्य भाषण किसने दिया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। वह देश जिसके साथ भारत ने समुद्री क्षेत्र
और इंडो पैसिफिक में सहयोग के लिए पहली समुद्री वार्ता आयोजित की है, तो यह यूके है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की चौथी आम सभा फोर्थ जनरल असेंबली का वर्चुअल आयोजन किया गया 18 से 21 अक्टूबर 2021 के मध्य। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी आम सभा के दौरान विश्व में वर्ष 2030 तक सौर क्षेत्र में इतना निवेश प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, $1 ट्रिलियन। ISA ने सदस्य देशों में सौर ऊर्जा हेतु $1 ट्रिलियन का वैश्विक निवेश जुटाने के लिए साझेदारी की घोषणा की है, ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज के साथ। 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 का आयोजन किया गया है ग्लासगो यूके में। वह देश, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वह देश जिसकी साझेदारी में यूके द्वारा COP26 का आयोजन किया गया, तो यह इटली है। COP26 के दौरान भारत द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर जिस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया हुआ है ई अमृत। COP26 के दौरान लॉन्च किया गया है कौन? आइरिस को। आइरिस का फुल फॉर्म क्या है? आइरिस का फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स। जिन देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा संयुक्त रूप से आइरिस का लॉन्च किया गया वह है कौन? यूके, भारत, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, जमैका और मॉरिशस। ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय वक्तव्य के तहत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रस्तुत 5 अमृत तत्व क्या है? इसको बोला गया है पंचामृत। पंचामृत में क्या क्या बोल दिया है मोदी जी ने? मोदी जी ने बोला है कि वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट पहुंचाएंगे। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट था इनका। वर्ष 2030 तक भारत की 50% ऊर्जा आवश्यकताओं की नवीकरणीय ऊर्जा से पूर्ति करनी। ठीक, 50% हम इससे नवीकरणीय ऊर्जा से डेवलप करेंगे। वर्तमान से लेकर वर्ष 2030 तक कुल प्रस्तावित कार्बन उत्सर्जनों में 1 बिलियन टन की कटौती करेंगे। वर्ष 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता, कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। वर्ष 2070 तक भारत द्वारा नेट जीरो की प्राप्ति का लक्ष्य है। ठीक है, नेट जीरो भारत कब तक प्राप्त करेगा? 2070 तक, ऐसा अनाउंसमेंट किया गया। COP26 के दौरान यूरोपीय संघ एवं अन्य भागीदारों द्वारा लॉन्च की पहल क्या है? ग्लोबल मीथेन प्लेज। ठीक है, प्लेज। COP26 के समापन पर जिस नई जलवायु संधि पर सहमति बनाई गई वह है ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। अफगानिस्तान पर G20 नेताओं की विशेष बैठक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग का आयोजन किया गया इटली के द्वारा। प्रवासी पक्षी सुरक्षा पर मध्य एशियाई उड़ान क्षेत्र के 30 राष्ट्रों की बैठक संपन्न हुई 6 से 7 अक्टूबर 2021 को। 21वें संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया दुशांबे तजाकिस्तान में। हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित होने वाला पहला SCO शिखर सम्मेलन 21वां SCO शिखर सम्मेलन है। वर्तमान में SCO के 8 पूर्णकालिक सदस्य कौन है? भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। वर्तमान में SCO के 4 पर्यवेक्षक देश कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2021 का आयोजन किया गया था कहाँ के? व्लादिवोस्तोक, रूस में। 10 आसियान देशों एवं 8 वार्ता भागीदार देशों कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और अमेरिका के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक हुई थी ADMM+। 8वीं ADMM+ बैठक का आयोजन किया गया 16 जून 2021 को। 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ था 28 अक्टूबर 2021 को। वर्ष 2021 हेतु आसियान का लक्ष्य का अध्यक्ष कौन था? ब्रुनाई दारुसलाम। फिर 38वें व 39वें आसियान शिखर सम्मेलन एवं संबंधित बैठकों का आयोजन किया गया कब? 26 से 28 अक्टूबर 2021 के मध्य। कहाँ? ब्रुनाई दारुसलाम में। 47वां G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया 11 से 13 जून 2021 के दौरान। 47वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया कार्विस वे, कॉर्नवाल, यूके में। यूके द्वारा 47वें G7 शिखर सम्मेलन में अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया है किसको? ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया एवं दक्षिण अफ्रीका को। 47वें G7 शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? बिल्ड बैक बेटर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है इन पर्सन, व्यक्तिगत उपस्थिति। इन पर्सन
वाले पहले क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। सितंबर 2021 में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति ने करी है। क्वाड समूह को आधिकारिक रूप से इस नाम से भी जाना जाता है, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। क्वाड समूह में शामिल 4 देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत एवं जापान। वर्तमान समय में G20 का अध्यक्ष देश कौन है? इटली। 16वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया 30 से 31 अक्टूबर 2021 में रोम, इटली में। 16वें G20 शिखर सम्मेलन का केंद्र विषय क्या था? पीपुल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। भारत का G20 शेरपा नियुक्त किया गया है पीयूष गोयल को। वर्ष 2022, 2023, 2024 में G20 के अध्यक्ष कौन होगी? 2022 के लिए इंडोनेशिया है, 2023, ठीक है, G20 समिट 2023 भारत में हो रही है और 2024 वाली ब्राजील में होगी। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन था? कौन बनेगा? भारत बनेगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की गई है। कब कब? 12, 16 और 21 में। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? ब्रिक्स @15, निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। वर्ष 2021 में ब्रिक्स की स्थापना की वर्षगांठ कौन थी? 15 साल हो गए ब्रिक्स को बने। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर अंगीकृत किया गया था नई दिल्ली घोषणा पत्र। ब्रिक्स देशों की 2 नई पहलें हैं क्या? ब्रिक्स अलायंस फॉर ग्रीन टूरिज्म और ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच, ब्रिक्स ARP। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट और सूचकांक। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रकाशित किया जा रहा है वर्ष 2002 से। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 प्रकाशित किया गया 3 मई 2022 को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर है नॉर्वे, लगातार 6ठी बार। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग है 150, ठीक है। 2021 में हम 142वें नंबर पे थे, लेकिन अभी है 150, गिरती ही जा रही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में अंतिम स्थान 180वां स्थान किसका है? उत्तर कोरिया का। स्वयंसेवी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स स्थित है फ्रांस में। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र GIPC द्वारा सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया 2012 में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 का जो कि 10वां संस्करण था, इसको जारी किया गया फरवरी 2022 में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में शामिल किया गया विश्व की 55 अर्थव्यवस्थाओं को। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर अमेरिका है और भारत की रैंकिंग है 43वीं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 क्वार्टर 2 जारी किया गया अप्रैल 2022 में हेनले पार्टनर्स के द्वारा। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 क्वार्टर 2 में पहले स्थान पर कौन है? जापान। हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2022 क्वार्टर 2 में भारत के स्थान है 85, ठीक है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI का प्रकाशन किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। नवा संस्करण था 2022 में, ठीक है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 नवा संस्करण था, इसको मार्च 2022 में जारी किया गया। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 के अनुसार आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन कौन है? अफगानिस्तान, इराक, सोमालिया, बुर्किना फासो तथा सीरिया, ठीक है। अफगानिस्तान सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में भारत के स्थान कौन सा है? भारत 12वें नंबर पे है। पहली विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई थी 2012 में। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट को कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्रीय पोषणी विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN के द्वारा। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 जो कि 10वां संस्करण था, कब जारी किया गया? 18 मार्च 2022 को। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में सर्वाधिक प्रसन्न देश कौन है? फिनलैंड है। सबसे दुखी देश कौन है? अफगानिस्तान। भारत की रैंकिंग क्या है? 136वीं, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक कितनी है? 136 है। ये UPPCS 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में पहला स्थान किसका है? सिंगापुर का है। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2021 को जारी किया था किसने? हेरिटेज फाउंडेशन, वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक के द्वारा।
वर्ष 2022 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को रखा गया 131वें स्थान पर। हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक आर्थिक स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले 4 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत 12 संकेतकों पर आधारित है। ये कौन सी 4 श्रेणियां हैं? रूल ऑफ लॉ, गवर्नमेंट साइंस, रेगुलेटरी एफिशिएंसी एंड ओपन मार्केट। 9 फरवरी 2022 को इस वार्षिक सूचकांक का 11वां संस्करण जारी किया गया। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स का टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के तहत यातायात स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया गया है 58 देशों के 404 शहरों का। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में सबसे ज्यादा यातायात संकुलन ट्रैफिक कंजेशन वाला शहर कौन है? इस्तांबुल, तुर्की। ठीक है, 62%। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में यातायात संकुलन के स्तर के संदर्भ में विश्व के शीर्ष 10 शहरों में शामिल कौन है? मुंबई 5वें नंबर पे, बेंगलुरु 10वें नंबर पर। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 को जारी किया गया किसके द्वारा? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। कब से किया जा रहा है? 2006 से किया जा रहा है। कितने देश थे इस साल? 165 स्वतंत्र देश और 2 क्षेत्र टेरिटरीज थे। रिपोर्ट को कितने मापदंडों के आधार पर तैयार किया जाता है? 5 मापदंड है इसमें। सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन है? तो नॉर्वे, न्यूजीलैंड और फिनलैंड शीर्ष 3 देश है। सूचकांक में अंतिम 3 देश कौन है? अफगानिस्तान, म्यांमार और कोरिया, उत्तर कोरिया। सूचकांक में भारत का स्थान है 46वां। क्षेत्रवार रैंकिंग नंबर 1 पे है उत्तरी अमेरिका, नंबर 2 पे है पश्चिमी यूरोप, नंबर 3 पे है लैटिन अमेरिका, नंबर 4 पे एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया को पता नहीं क्या लिखा है। विश्व का अग्रणी सिविल सोसाइटी संगठन जिसके द्वारा 26वां वार्षिक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया गया। यह 25 जनवरी 2022 को जारी किया गया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के आधार पर भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में रैंक प्रदान की गई है 180 देशों को। प्रथम स्थान पर कौन है? डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, तीनों को नंबर 1 पर रखा गया है। विश्व का सबसे भ्रष्ट देश कौन है इस रैंकिंग के अनुसार? दक्षिण सूडान। भारत की रैंकिंग कौन सी है? 50वीं। ठीक है, स्कोर है हमारा 40वां। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान है 4 जनवरी 2022 को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन है? अमेरिका। 9 दिसंबर 2021 को विश्व प्रतिभा रैंकिंग WTR 2021 के किस संस्करण को जारी किया गया था? 8वें संस्करण को जारी किया गया था। इसे किसके द्वारा जारी किया गया? IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर के द्वारा। IMD का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD। इसे कितने कारकों के आधार पर तैयार किया गया? 3 कारक है। कौन है ये 3 कारक? निवेश और विकास, तत्परता और अपील। वर्ष 2021 की रैंकिंग में कितने देशों को शामिल किया गया? 64। 2020 में कितने थे? 63 थे। इस वर्ष मतलब 2022-21 में किस नए देश को शामिल किया गया है? बोत्सवाना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 44वां। रैंकिंग 2021 में 3 स्थान पे कौन है? स्विट्जरलैंड, स्वीडन और लग्जमबर्ग। ठीक है, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और लग्जमबर्ग। नेक्स्ट है रैंकिंग 2021 में अंतिम 3 स्थान पर कौन से देश है? वेनेजुएला 64वें नंबर पे है, दक्षिण अफ्रीका 63वें नंबर पे है, पेरू 62वें नंबर पर। भारत की रैंकिंग 56 है। वर्ष 2020 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? 62वां। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 कब जारी किया गया? 8 दिसंबर 2021 को। संस्करण कौन सा है? 2। संबंधित संस्थान कौन कौन है? न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव, जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी एट द ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ और इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट। तो ये 3 इंस्टीट्यूट है जो ये वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जारी किया है। भारत की क्या रैंकिंग इसमें? 66वीं है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में शीर्ष 3 स्थान पर कौन है? USA, ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 कब जारी की गई? 7 दिसंबर 2021 को। कौन करता है? वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब WEL के द्वारा किया गया। लोकतंत्र की वैश्विक स्थिति रिपोर्ट द ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 को कौन जारी करता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट IIDEA। ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत शासन के जिन 3 प्रमुख
प्रकारों का उल्लेख किया गया है वो क्या है? लोकतंत्र, डेमोक्रेसीज, हाइब्रिड और अथॉरिटेरियन। फिर है ट्रेस। ट्रेस इंटरनेशनल द्वारा जारी वैश्विक रिश्वतखोरी सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? 82, 82nd, ठीक है। वैश्विक रिश्वतखोरी सूचकांक 2021 में शामिल कितने देश है? 194। शीर्ष स्थान पर कौन है? डेनमार्क। सबसे कम रिश्वतखोरी होती है डेनमार्क में। मैसर्स CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 में 43 वैश्विक पेंशन प्रणालियों में भारत का स्थान क्या है? 40वां। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में शीर्ष 3 देश कौन है? आइसलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क। विश्व के देशों की उनकी औषधि नीति, ड्रग पॉलिसीज के अनुरूप रैंक प्रदान करने वाला प्रथम वैश्विक सूचकांक कौन है? ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स का प्रथम संस्करण जारी किया गया 8 नवंबर 2021 को। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स का विश्वासकर्ता संस्थान है कौन सा है? हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम। नेक्स्ट है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में शामिल देशों की संख्या है 30। प्रथम स्थान पे कौन है? नॉर्वे। भारत की रैंकिंग है 18वीं। 10वीं वार्षिक वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 किस कौन जारी करता है इसको? इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट के द्वारा। कितने देश शामिल थे इस बार? 113। भारत की रैंकिंग 71वीं। शीर्ष स्थान पर आयरलैंड। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 जारी किया गया वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा। कितने देश शामिल है इसमें? 139। प्रथम 3 पे कौन है? डेनमार्क नंबर 1 पे है, नॉर्वे नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे है फिनलैंड। अंतिम स्थान पर वेनेजुएला। भारत की रैंकिंग 79। ठीक है, बस इतना ही याद करना पड़ता है, बस और कुछ भी नहीं पढ़ना है इसके लिए। वर्ष 2021 में वैश्विक नवाचार सूचकांक का प्रकाशन किया किसने? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के द्वारा तथा पोर्टू लेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा। दोनों इंस्टीट्यूट करते हैं। 14वें संस्करण का केंद्रीय विषय क्या था? कोविड-19 महामारी के जरिए नवाचार का पता लगाना। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में कितने देशों को उनके नवाचार पारितंत्र के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई? 132 है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में लगातार 11वें वर्ष प्रथम स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। भारत की रैंकिंग 46वीं है। 2020 में हम 48वें नंबर पर थे। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 के अनुसार मध्य एवं दक्षिण एशिया में शीर्ष नवाचारी देश कौन है? भारत है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 के अनुसार विश्व के शीर्ष 100 वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टरों में भारतीय शहर कौन कौन है? बेंगलुरु है, दिल्ली है, मुंबई है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक लैंगिक समानता पाई जाती है किस देश में? आइसलैंड में। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 में भारत की क्या स्थिति है? भारत है 140वें नंबर पर। ठीक है। 17 जून 2021 को 33वीं विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग जारी की गई इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा। IMD वैश्विक प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2021 में रैंक प्रदान की गई है। विश्व की 46 अर्थव्यवस्थाओं को प्रथम स्थान पर है स्विट्जरलैंड। भारत की रैंकिंग है 43वीं। 33 वर्षों के इतिहास में वर्ष 2021 में स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, पहली बार। ठीक है। प्रतिवर्ष वैश्विक शांति सूचकांक GPI का प्रकाशन किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी के द्वारा। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 का 15वां संस्करण जारी किया गया 17 जून 2021 को। रैंकिंग प्रदान की गई है 163 स्वतंत्र देशों को। विश्व का सबसे अशांत एरिया कौन है? मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका, मेना। विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? यूरोप। विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन है? शांति सबसे ज्यादा कहाँ? आइसलैंड में। विश्व का सबसे अशांत देश कौन है? अफगानिस्तान है। भारत की रैंकिंग 163 देशों में कौन सी है? 135वीं है। नेक्स्ट है ब्रिटिश कंपनी क्वाकरेली साइमंड्स द्वारा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जो कि 18वां संस्करण था जारी किया गया 8 जून 2021 को। कितने भारतीय संस्थान इसमें? 35। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों की शामिल 200 टॉप 200 में कितने भारतीय संस्थान हैं? 3। कौन कौन? IIT बॉम्बे 177 स्थान पे है। IIT दिल्ली 185वें और IISc बैंगलोर 186वें। ठीक है। फिर है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार लगातार 10वें वर्ष विश्व का सबसे विश्वविद्यालय कौन है? MIT है अमेरिका। ठीक है। नेक्स्ट है वैश्विक डेटाबेस कंपनी एंड
नुम्बियो द्वारा जारी देशों के क्राइम इंडेक्स 2022 के अनुसार सर्वाधिक अपराध दर्ज किए जाने वाले शीर्ष 3 देश कौन है? वेनेजुएला, पपुआ न्यू गिनी और अफगानिस्तान। नुम्बियो द्वारा जारी देशों के क्राइम इंडेक्स 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में जिन 3 देशों में सबसे कम अपराध दर्ज किए गए वो कौन है? कतर, यूएई और ताइवान। जब नहीं रही बात ये कतर। अच्छा, नुम्बियो द्वारा जारी क्राइम इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग कौन है? 76। नेक्स्ट है एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2021, जो छठा संस्करण जारी करता कौन है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी। वर्ष 2021 को कैटो इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी एवं फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा द्वारा संयुक्त रूप से मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया गया, जिसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? भारत की रैंकिंग है 119वीं। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में 165 देशों की सूची में निम्नतम स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन है? सीरिया है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में 165 देशों की सूची में स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जारी कौन करता है? जर्मनी स्थित जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, जर्मन वॉच तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के सहयोग से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 कब जारी किया है? 9 नवंबर 2021 को जारी किया गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 60 देशों एवं यूरोपीय यूनियन को जिन 4 श्रेणियों के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई वो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा प्रयोग तथा जलवायु नीति। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है 10वां। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में उच्च प्रदर्शन हाई परफॉर्मेंस करने वाले G20 समूह के देश कौन है? यूके, भारत, जर्मनी, फ्रांस। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन है? डेनमार्क चौथे नंबर पर है। प्रथम 3 स्थान को रिक्त किया गया। ठीक है, नंबर 1 पे एक तरीके से चौथे नंबर पे डेनमार्क। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में अंतिम स्थान पर कौन है? कजाकिस्तान 64वां पोजीशन है इसका। नवंबर 2021 में जारी लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2021 का संस्करण कौन था? 15वां। ठीक है, लेगाटम प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स 2021 में लेगाटम प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पे कौन है? डेनमार्क है। भारत की रैंकिंग 101वीं है। ठीक है, 167 देशों में 101वें नंबर पर। अक्टूबर 2021 में आईएमडी एवं सिंगापुर यूनिवर्सिटी द्वारा टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन SUTD द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई रिपोर्ट का नाम है IMD SUTD स्मार्ट सिटी इंडेक्स रिपोर्ट 2021। रैंक प्रदान की गई है 118 शहरों को 118 शहर। इसमें प्रथम 3 स्थान पर कौन? सिंगापुर, ज्यूरिख और ओस्लो। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटीज इंडेक्स 2021 में शामिल भारतीय शहर कौन है? न्यू दिल्ली है 89 नंबर पर है, मुंबई है 90 नंबर पे, हैदराबाद है 92 नंबर पे, बेंगलुरु है 93 नंबर पर। वर्ष 2021 के वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI का प्रकाशन संयुक्त रूप से जिन 2 गैर सरकारी संगठनों के द्वारा किया गया वे है कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वर्ल्ड हंगर हेल्थ। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 जारी किया गया 14 अक्टूबर 2021 को 116 देशों की सूची में। ठीक है, 116 देशों की सूची में भारत की रैंकिंग है 101। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में 116 देशों की सूची में जो 5 देश भुखमरी की भयावह अलार्मिंग स्थिति में है वो कौन है? मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, कांगो, मेडागास्कर तथा यमन। फिर है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 के अनुसार भुखमरी की चरम भयावह एक्सट्रीमली अलार्मिंग स्थिति में शामिल एकमात्र देश है सोमालिया। ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल OBHI तथा UNDP के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का विकास किया गया है वर्ष 2010 में। OBHI और UNDP द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 का प्रकाशन किया गया था 7 अक्टूबर 2021 को। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 का केंद्रीय विषय था अनमास्किंग डिस्पैरिटीज बाय एथनिसिटी, कास्ट एंड जेंडर। नेक्स्ट है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार 109 विकासशील देशों की इतनी आबादी बहुआयामी गरीबी से ग्रसित है, तो लगभग 1.3 बिलियन लोग अभी भी बहुआयामी गरीबी से ग्रसित हैं, जो कि पूरी पॉपुलेशन का 21.7% है।
वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार भारत की इतनी जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है, जो है लगभग 27.9%। वह रिपोर्ट जिसके तहत सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रगति का आकलन किया जाता है, तो वह सतत विकास रिपोर्ट सर्वप्रथम प्रकाशित की गई थी वर्ष 2006 में। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2021 जारी की गई 14 जून 2021 को। सतत विकास रिपोर्ट 2021 में इतने देशों के लिए सतत विकास लक्ष्य सूचकांक प्रस्तुत किया गया, 165 देश थे इसमें। सतत विकास रिपोर्ट 2021 का केंद्रीय विषय क्या था? द डिकेड ऑफ एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सतत विकास रिपोर्ट 2021 में प्रस्तुत सूचकांक में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले नॉर्डिक कंट्रीज कौन है? नंबर 1 पे फिनलैंड, नंबर 2 पे स्वीडन, नंबर 3 पे डेनमार्क। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी थी? 120वीं रैंकिंग थी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय निर्वाचन की। किसे सोमालिया के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो ये हसन शेख महमूद हैं। वर्ष 2022 के फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में किसकी जीत हुई है? इमैनुअल मैक्रो की जीत हुई है। फ्रांस की प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? एलिजाबेथ वार्ड ने। इस पद पर उन्होंने किसका स्थान लिया है? जीन कास्टेक्स का। फ्रांस की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? एडिथ क्रीसन। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किसको सदस्य के रूप में चुना है? यह है चेक गणराज्य। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चेक गणराज्य ने किसका स्थान लिया है? रूस का। कोरिया गणराज्य दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? यून सुक योल। पहले किसको फिलीपींस का नया राष्ट्रपति चुना गया है? फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। नेक्स्ट है कोस्टा रिका के राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? रोड्रिगो चॉब्स ने। किस देश को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज AAIAAEA का अध्यक्ष चुना गया है? तो यह भारत को चुना गया है। भारत को किस अवधि के लिए AAEA का अध्यक्ष चुना गया? 2022 से 2024 तक के लिए। AAEA की स्थापना कब हुई है? 1998 में। पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसको चुना गया है? शहबाज शरीफ को चुना गया है। हाल ही में पेरू का प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? एनिबल टोरेज वास्केज को चुना गया है। वर्ष 2022 के लिए अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? मैकी सैल ने किया है। ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? सेनेगल के हैं। इटली के राष्ट्रपति जिन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण करी है, ये सर्जियो मेंटेरेला है। पुर्तगाल में मध्यावधि चुनाव के परिणाम स्वरूप संसद में पूर्ण बहुमत हासिल किया है किसने? पुर्तगाल सोशलिस्ट पार्टी ने। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में पुनर्निर्वाचित हुए एंटोनियो कोस्टा। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? सियोमारा कास्त्रो थी। ठीक है। बारबाडोस के पीएम के रूप में दूसरी बार किसने शपथ ली है? मिया अमोर मोटली। चौथे कार्यकाल हेतु नीदरलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं मार्क रूट। उत्तर मैसेडोनिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? दिमितिर कोवास्की का। नेक्स्ट है उत्तर मैसेडोनिया की राजधानी क्या है? स्कोप्जे। चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है ग्रेबियल बोरिक को। गाम्बिया के राष्ट्रपति चुनाव में कौन पुनर्निर्वाचित हुए हैं? अडामा बैरो। वह देश जिसकी पहली निर्वाचित महिला प्रधानमंत्री के रूप में मैगडालेना एंडरसन ने कार्यभार ग्रहण किया है, इनका नाम, ये स्वीडन के हैं। कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में पुनर्निर्वाचित हुए हैं शेख सबा अल खालिद। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बने हैं पेत्र पियाला। नेक्स्ट है यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए भारत को पुनर्निर्वाचित किया गया है 2021 से 2025 की अवधि के लिए। भारत को चुना हुआ है समूह 4 एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में। इथियोपिया के नए नवनियुक्त प्रधानमंत्री हैं एबी अहमद। लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं नजीब मिकाती। ठीक है। बारबाडोस का पहला राष्ट्रपति चुना गया है डेम सेंड्रा मेसन को। नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी है जोनस गैर स्टोर ने। भारत भारी बहुमत के साथ रिकॉर्ड छठे कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित हुआ है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में। ट्यूनीशिया की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है नाजिया बाउडेन रामधन। नेक्स्ट है
मोरक्को के नए प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया है अजीज अखन नौच ने। फ्यूमा किसिदा को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुन किया है, ये जापान के हैं। जाम्बिया के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है होंग कैंडेव हिचिलेमा ने। ईरान के 8वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है इब्राहिम रईसी ने। कब चुनाव हुआ था, 18 जून 2021 को। इसराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए किसने, नफ्ताली बैनेट ने। अब ये भी मतलब इनकी भी गवर्नमेंट गिर गई, ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक परिदृश्य। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।